हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 का पेपर 17 जुलाई 2022 को हो चुका है। इसका फिज़िक्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो फिज़िक्स के 50 क्वेश्चंस आए हैं दो सेक्शंस में। एक सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो 50 क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के टोटल पेपर में, और इनमें से 45 अटैम्प्ट करने हैं जिसमें से 35 सेक्शन ए में और 10 सेक्शन बी में। तो इस वीडियो में मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, और आप ये देखेंगे कि नीट 2002 में जो फिज़िक्स का पोर्शन आया है ये बेहद आसान आया है। 50 के 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चंस की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस 50 क्वेश्चंस को 3 वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहली वीडियो में आपको इस वीडियो में सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद में 15 क्वेश्चंस सेक्शन ए के दूसरी वीडियो में, और तीसरी वीडियो में सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में सेक्शन ए के 15 क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और मेरे पास सेट है R1। तो मेरे पास जो बुकलेट है वो बुकलेट है R1। तो इस R1 बुकलेट का मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, जो है इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ़ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। देखिए, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगी, और अगर यही फुल वेव रेक्टिफायर होता तो जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाती वो डबल हो जाती 120 हर्ट्ज। तो आंसर इसमें 60 हर्ट्ज, फोर्थ ऑप्शन ठीक आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? 4 ऑप्शंस हैं। डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट इंक्रीजेस फॉर द सेमीकंडक्टर। उल्टा दिया हुआ है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर होता है, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर होता है। तो सेकंड ऑप्शन इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स गलत है। डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स गलत है। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो दूसरे का फोर्थ ऑप्शन ठीक आ जाएगा। इसके बाद लेट T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atoms respectively. According to Bohr's model of an atom, the ratio of T1 and T2. देखिए, T1 और T2 ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स में हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेवल्स हैं तो फिर जो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला रहता है हमारे पास में -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन T1 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो N1 होगा दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आ जाएगा 4, एंड जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है इसके लिए करस्पॉन्डिंग होगा N की वैल्यू 3। तो 3 का स्क्वायर 9। जब हम T1 और T2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 9/4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन ठीक आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। देखिए, अगर सोप बबल एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी रेडियस बढ़ रही है, और प्रेशर इनसाइड द सोप बबल है 40/R। हालांकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और रेडियस जब बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसमें ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ
Second option is correct. Now question number 5. In the given nuclear reaction the element X is, देखिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है 11 सोडियम 22 और X को आपको डिटरमाइन करना है, ये X क्या है, और एक E पर प्लस लगा हुआ है और आगे न्यूट्रिनो है। देखिए E पर प्लस लगने का मतलब है ये एक पॉजिट्रॉन है, और न्यूट्रिनो से भी पहचान सकते हैं क्योंकि पॉजिट्रॉन के साथ ही न्यूट्रिनो निकलता है, और जो पॉजिट्रॉन का बेसिकली सिंबल है दैट इज +1 बीटा 0। तो +1 बीटा 0 का मतलब है यहाँ पर +1 है तो यहाँ जाएगा 10, तो 10 20, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 10 नियॉन 20। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन सेट R1 के हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक कॉपर वायर है, इसकी लेंथ 10 मीटर दी गई है, रेडियस R इज इक्वल टू 10⁻⁻2 अपॉन √π मीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम, और करंट डेंसिटी आपको निकालनी है, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। अगर E इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर है तो करंट डेंसिटी J की वैल्यू आपको बतानी है, और सिंपल्स हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। J इज इक्वल टू सिग्मा E एंड सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हम सिग्मा की जगह 1/ρ लगा देते हैं। हमें J की वैल्यू निकालनी है तो J इज इक्वल टू E/ρ, ρ इज द रेजिस्टिविटी, हमारे पास E गिवन है, बट रेजिस्टिविटी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ρ इज इक्वल टू RA/L, तो ρ की जगह R, A की जगह πr² एंड L, तो J इज इक्वल टू EL अपॉन कैपिटल R πr², E इज इक्वल टू 10, लेंथ 10, कैपिटल R इज आल्सो 10 एंड पाई और R², इसका स्क्वायर कर लीजिए, 10⁻⁻4 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻4 दैट इज 10⁻5। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 10⁻5 एम्पियर, 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 10⁻5 एम्पियर per meter square. First option is correct. Now question number 7. The energy that will be ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 1 hour. तो देखिए आपको पावर गिवन है और 1 घंटे में कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये आपको निकालनी है। तो पावर इंटू टी, एनर्जी रेडिएट आपको निकालनी है, तो पावर इंटू टाइम, 100 किलोवाट 10⁻³ टाइम 1 आवर, 1 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 3600, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻5 इंटू 10⁻², दैट इज 36 इंटू 10⁻7 जूल। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 7 का सेकेंड ऑप्शन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, देखिए हमारे पास प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, दोनों की यूनिट्स है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है, बट दोनों की ही डायमेंशंस नहीं होती, इसलिए सेकंड ऑप्शन ठीक है, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। देखिए मास रॉड का नहीं है, 10 मीटर, इसका मतलब 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की जो मास बॉडीज हैं वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 10 किलोग्राम मास, यानी ये ओरिजिन पर है तो 0 0 हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10 0, वाई एक्सिस पे है नहीं, एक्स एक्सिस पर है, तो जो सेंटर ऑफ मास का हम फॉर्मूला लगा देते हैं m1 x1, तो 10 इंटू 0
m2 x2 20 into 10 upon m1 plus m2 that is 10 plus 20 that is 30. तो ये हो गया 200/30 और 20/3 मीटर. तो 20/3 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन ठीक है. देखिए कितनी आसान फिजिक्स इस बार आई है कि बहुत आसानी के साथ हम इस नीट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represents the speed of the ball as the function of time. तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ पर क्वेश्चन है कि जब हम किसी विस्कस लिक्विड में कोई स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली उसकी स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है. तो इस तरह से उसका ग्राफ आता है. तो इसमें आप देख रहे हैं ए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला ग्राफ गलत है. बी ग्राफ ये है, सी ग्राफ ये है, ये भी गलत है, और डी ग्राफ ये है, डी सी. तो इसमें कौन सा ग्राफ ठीक है? बी ग्राफ इज करेक्ट. तो आंसर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 का भी थर्ड ऑप्शन ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 5 क्वेश्चन के 2 सेट हो गए. आप उनके कीज देखते चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है, when light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light v is given by. तो उस मीडियम में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है. देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है c = 1/√μ0 ε0. साथ ही साथ हमने एक और रिलेशन पढ़ रखा है v = 1/μ ε. c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in any medium, जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है. क्योंकि हमें v के लिए रिलेशन निकालना है तो हम v/c करके देखते हैं. तो v/c = हो जाएगा yc √μ0 ε0/μ epsilon. But μ/μ0 is relative permeability and epsilon/epsilon0 is relative permittivity. लेकिन यह है μ0/μ. तो v/c = ये हो जाएगा 1/μr epsilon r. Then v = c/√μr epsilon r. Then first option is correct. क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है. Now question number 12. The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration radian per second square. तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन है उसका फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे. ओमेगा = ω0 + α t. तो ओमेगा की जगह हम यूज़ करेंगे 3120 चूँकि फ्रीक्वेंसी है, इसलिए 2 पाई × 3120 चूँकि आरपीएम है तो आरपीएस बना लिया. = 2 पाई × 1200/20 प्लस 16 अल्फ़ा टाइम 16 है. तो कितना 60 से डिवाइड होगा. आरपीएस बनाने के लिए 60 से डिवाइड होगा. 0 20 6 5 30 6 2 12 52 2 पाई कॉमन 52 - 20 = 16 अल्फ़ा. 2 पाई × 32 = 16 अल्फ़ा. 2 then अल्फ़ा = 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 आंसर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. 2 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है. बायो-सैवर्ट लॉ पर है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली. यस, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, उसकी स्टेटमेंट है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, बायो-सैवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज Q
with the former being related to the field produced by scalar source IDL while the later being produced by the vector source Q। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो आंसर 4 इसमें ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 इज़ करेक्ट। सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 डायमेंशन पर है। एक डायमेंशनल दिया हुआ है, एक डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 एंड A-2। देखिए अब डायमेंशनल फार्मूला गिवन है और 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेल्फ इंडक्टेंस है और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है निकालने के लिए, लेकिन इसमें जब आप निकाल के देखेंगे तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसमें सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 4th ऑप्शन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज़ करेक्ट। जब हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फार्मूले पढ़ते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूले निकाल के देखते ही हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो इस क्वेश्चन को भी आप जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observes 8 fringes in certain segment of screen when monochromatic light 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen। देखिए कोई certain distance है, उस certain distance में 8 fringes ऑब्जर्व होती हैं। तो एक डिस्टेंस में अगर 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई? मान लीजिए वो सर्टेन डिस्टेंस x है, तो x को 8 से डिवाइड करेंगे, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d, इक्वेशन नंबर 1। ना उसी डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी अगर वेव लेंथ को 600 से 400 nm में चेंज कर दिया जाए? तो यहाँ ये 600 nm है और नाउ x कितनी होंगी मुझे नहीं पता, तो मैंने x अपॉन n कर दिया इज इक्वल टू d, इसको 400 से चेंज कर दिया इंटू d, इक्वेशन नंबर 2। तो dy d से dy d कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, n बाई 8 इज इक्वल टू 600 बाई 400 4 2, तो n इज इक्वल टू 12 फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी उसी सेगमेंट में। देन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। देखिए अगले 5 क्वेश्चंस का भी एक सेट आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter। तो अगर एक डिस्क है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 1/2 mr² होता है। तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mr²। ये फर्स्ट केस में है इसलिए हमने रेडियस ऑफ gyration बोल दिया k1। दूसरा केस कह रहे हैं अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 1/4 mr²। तो m k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 mr²। डिवाइड कर लीजिए 1/2 m, सॉरी m से m, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। देन k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। ओके, देन k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 2/√2 और √2 1। देन √2 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3, √2 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर 3। Now a long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per millimeter. If a 1 ampere current flows through the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid V is equal to mu naught Ni mu naught 4 pi into 10⁻⁻⁷, n is the 100 tons per millimeter। तो 100 पर मीटर कन्वर्ट कर लेंगे 3 1
10 to power 3 into 10 to power 2, 10 to power 5, then 4 pi into 10 to power minus 2, and 4 pi is 12.56 into 10 to power minus 2 Tesla. Answer 3 is correct. Question number 17. Answer 3 is correct. Now, question number 18. An electric lift with maximum load of 2000 kilogram lift plus passengers is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second square. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts, G की वैल्यू गिवन है. तो 2000 किलोग्राम का लोड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जबकि अपोजिंग फ्रिक्शन 3000 न्यूटन है. तो जो टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा सोर्स को, वो लगाना पड़ेगा एक तो वेट जो लिफ्ट प्लस पैसेंजर का है, दैट इज 2000 इंटू 10, प्लस जो अपोजिंग फ्रिक्शन है प्लस 3000, इतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा. और पावर जो डिलीवर्ड हो जाएगी इंटू वी, दैट इज 1.5. तो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स या पावर डिलीवर्ड बाय द लिफ्ट. 20,000 प्लस 3000 दैट इज 23,000 इंटू 1.5. इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 34,500 न्यूटन. देन आंसर वाट्स, पावर वाट्स, एंड आंसर इज 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. आंसर 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू. किसी भी AC सोर्स का जो पीक वोल्टेज होता है वो √2 टाइम्स होता है उसके RMS वोल्टेज का. तो √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 19 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. द टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम, R1 is equal to 100 ohm and R2 is equal to 200 ohm are connected in parallel in an electric circuit. The ratio of the thermal energy developed in the 100 and 200 ohm in given time. देखिए, अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E होती है दैट इज V² अपॉन R इंटू टी. V सेम है, गिवन टाइम T सेम है, देन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R. या कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस. तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो थर्मल एनर्जी को डेवलप्ड का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. तो 20 का ऑप्शन 3 आ जाएगा, 2:1. तो लगभग 23 मिनट्स हो गए हैं और को सॉल्व करके दिखाए हैं. इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन भी हैं, और इससे भी जल्दी क्वेश्चंस किए जा सकते थे अगर हम सॉल्व करके नहीं दिखाते, डायरेक्ट सॉल्व करते तो बहुत आसानी से ये पेपर पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व किया जा सकता था. अगली वीडियो में सेक्शन ए के 15 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे. आज की वीडियो में इतना ही. आपको अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए. थैंक यू.